की परवाह ना करते हुए और उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाजा था कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं क्योंकि दुनिया के वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास ये एटमी ताकत होगी। तो जो वो दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते उनके क्या स्टेप हो सकते हैं, लेकिन कायदे अवाम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया, 73 का जो आइन अजीम कारनामा उसके बाद बेशतर उनके वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस माइंडसेट का खात्मा जो है वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। फिर उसके बाद जब एक अदालती कत्ल के जरिए कायदे अवाम को शहीद किया गया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इस मुल्क के लिए बेशतर काम किए। जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन के लिए फर्स्ट वुमन बैंक और बाकी सारी चीज़ें की। और उसके बाद फिर जब प्रेसिडेंट असद ज़रदारी साहब का दौर आया तो उन्होंने भी जिस तरीके से मुल्क को 18th अमेंडमेंट दी, फिर उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी, फिर उन्होंने NFC अवार्ड दिया, फिर प्रेसिडेंट असद ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड दिए। हालांकि शनाख्ती कार्ड की जो शुरुआत थी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन फिर उसको डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जो दादरा बनी और वो करने वाले प्रेसिडेंट असद ज़रदारी साहब थे। और इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का वो दौर चलता ही रहा। फिर जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान की सालमियत का मुकदमा पूरी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने पेश किया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने दिलेरी के साथ, जिस भारत ने उनके सर की कीमत रखी हुई थी, एक सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के लिए हेड मनी रखी हुई थी, और वो जिस तरीके से उस दिलेरी के साथ वहां पे गए और कहा कि बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ कश्मीर के, उसके कहने के बाद जब उन पर रखा गया, फिर उन्होंने भारत जाके जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहां पे पाकिस्तान का मुकदमा और कश्मीर का मुकदमा रखा, वो भी जो है पूरी हिस्ट्री है कि एक फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ एक मुल्क की रूलिंग पार्टी हेड मनी रखती है और वो लीडरशिप जो है वो वहां जाके अपने मुल्क का मुकदमा रखते हैं। और उससे पहले जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ कश्मीर की बात की, उसको भी जो है वो एक हिम्मत और वो जो उनकी करेज थी उसकी अक्कासी करता है। फिर आपने देखा कि ये तो मैं बताया कि जो फॉरेन लेवल पे और बड़े लेवल पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया, लेकिन फिर जो सैलाब के मौके पे जो सूरत हाल थी उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा जो 21 लाख घर जो बनाए जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी जमात नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा कि जी जहां पे सरकार जो है अपने बेजमीन और जो वो लोग जो कि गुर्बत की निचली सतह से भी नीचे थे, जिनके कोई अपनी ना जमीन थी ना घर था, उनको 21 लाख घर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत जो है बना के दे रही है, इसका दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। पूरे दुनिया में आप आज गूगल कर लें, आज चैट जीपीटी कर लें, कोई और चीज देख लें, कहीं पे भी आपको अगर लिखेंगे कि भाई लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द वर्ल्ड, तो वह नाम आएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में सूबा सिंध का, और वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध है जो इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करके दे रही है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो रोल है इस पाकिस्तान में, इस तरह बेशतर चीजें हैं, मैं आप लोगों को टाइम ज्यादा उसमें नहीं रहूंगा, लेकिन बेशतर प्रोजेक्ट्स मैं गिनवा सकता हूं कि थर कोल से लेकर मुल्क में एनर्जी के क्राइसिस से लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े क्राइसिस जो थे वो एनर्जी के थे, और जिस तरीके से एनर्जी के क्राइसिस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा कि जी मुझे थर के कोयले से हमें जो है वो पाकिस्तान में बिजली
के प्रोजेक्ट शुरू करने, केटी बंदर के प्रोजेक्ट शुरू किए। जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, जब फिर उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, तब वो प्रोजेक्ट सारे बंद कर दिए गए थे उस वक्त। लेकिन फिर जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई 2008 में, तो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुझे थर से कोयला निकालना है, क्योंकि ये शहीद बीबी का ख्वाब था। और आपने देखा कि आज जिस तरीके से थर का कोयला निकल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी माहिरीन, पूरे पाकिस्तान के एनर्जी के एक्सपर्ट इस वक्त ये इस चीज पे को मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सस्ती बिजली पैदा हो सकती है तो वो कोयले से हो सकती है, तो वो भी थर्ड पार्टी के कोयले से। वैसे आप अपना कोयला इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी फोकस कर रही है, अभी भी आप देखें कि कोई 56 बिलियन तक, जो 55.9 बिलियन के लिए जो पैसे हुकूमत सिंध खर्च कर रही है और अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस दे रही है ताकि वो गंदम लगा सके। इससे पहले आपने देखा कि गंदम की शॉर्टेज हुई, लास्ट ईयर आपने कोई सपोर्ट नहीं दी और आपको इंपोर्ट करनी पड़ी। जब इंपोर्ट कर रहे हो तो आप गैर मुल्की किसानों को सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की जो किसान है, जिन मुल्कों से आप खरीद रहे हैं गंदम, वहां के उनको आप सपोर्ट प्राइस देने के लिए तैयार हैं। अपने मुल्क के किसानों को और जो है फार्मर्स को आप सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी लॉजिक थी, ये कौन सा फॉर्मूला था, ये कौन सी अकल थी? तो वही जो मैंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका वो विजन है कि वो अपने मुल्क के उन किसानों को, अपने मुल्क के उन मजदूरों को, अपने मुल्क के उन गरीब आवाम के लिए वो सारी उनके जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन गरीब लोगों के लिए ही है। और मैं कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा कुर्बानी भी दी और जान की निगरानी में दिए। पाकिस्तान में किसी एक जमात का कोई नाम ले दे जिसकी पूरी लीडरशिप, पूरे खानदान को शहीद कर दिया गया हो, कोई एक पार्टी का नाम लेने में जाओ। हमेशा मुख्तलिफ पार्टियां आई हैं, मुख्तलिफ तरीकों से आई हैं, लेकिन जान का नजराना, कैदोबंद की सोबतें, फांसी, कोड़े, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जिस तरीके से सहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए खड़े होकर, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खड़े होकर जिस तरह कुर्बानी दी है, इस तरह की कुर्बानी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया 27 दिसंबर को, तो उस वक्त जो हालात थे और उस हालात में जिस तरीके से उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त गड़ी खुदा बख्श में जिस तरीके से पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, आज वो सिर्फ एक बात लगती है, लेकिन उस वक्त जो सेंसिटिविटी थी उसमें पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना और उस पर जिस तरीके से वहां पे जो आग लगाना लोग चाह रहे थे, उनको खामोश करवाना, ये बहुत बड़ा कमाल था उनका। और मैं समझता हूं कि यही एक आपकी पैट्रियोटिज्म की एक सोच है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, कितने भी उन्होंने जो है वो जुल्म सहे, कितनी भी उन्होंने तकलीफें सही, कितनी भी सोबतें सही, लेकिन कभी भी किसी वक्त ना ही पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए, और ना ही कभी जो है किसी इदारे को जो है उसके खिलाफ कोई साजिश की। बाकी जमातें सबका आपको नजर आ जाएंगी कि जब भी कभी जो इक़्तिदार में होते हैं तो उनकी टोन अलग होती है, जो जमात इक़्तिदार में नहीं होती है तो उनकी टोन अलग होती है, इक़्तिदार में होती है तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है, इक़्तिदार में नहीं होती तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चाहे इक़्तिदार में है या इक़्तिदार में नहीं है, उसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अगर बात की है तो वो अपने मुल्क को मजबूत करने की बात की है, अपने इदारों को मजबूत करने की बात की है, अपने इदारे के साथ खड़े होने की बात की है। यही एक डेमोक्रेटिक सोच और यही एक पैट्रियोटिज्म की सोच है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मिलेगी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मिलेगी। मैं बाकी किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ना बाकी पार्टियों की मिसालें दूंगा, क्योंकि जो आप सहाफी हैं आपको भी पता है कि कौन कौन सी पार्टी का क्या रोल रहा है पाकिस्तान में और किस किन हालात में किस तरीके से उनके बयानिए और नजरिए तब्दील होते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बयानिए, नजरिए, जिदोजहद हमेशा जो है वो डेमोक्रेसी के लिए और इस मुल्क के लिए रही है। तो ये जो 58 साल कल मुकम्मल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको फख्र है कि हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, पीपुल्स पार्टी के कारकुन हैं। इन 58 सालों में
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, मैंने कहा कि 58 साल चले तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ 58 साल में बहुत बड़े साजिशें भी हुई हैं, और वो साजिशें किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं हुई। बहुत बड़े मीडिया ट्रायल्स भी हुए, बहुत बड़े जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कोशिशें भी की गई, उनको जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की। आप देखेंगे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो 12 साल बगैर किसी कॉन्विक्शन के जेल में रहे, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होकर निकले। लेकिन कभी भी जेल में भी बैठकर कभी भी ना पीपुल्स पार्टी की टोन में, ना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की टोन में कभी भी मुल्क के खिलाफ या खुदा न खासा इदारों के खिलाफ कोई साजिश है, ना सोशल मीडिया पे ना कोई बयानियों में नहीं आपको मिली होंगी। बाकी सारी पार्टियों ने जब जेलों में गए तो उनकी बयानिए भी मुख्तलिफ थे, उनकी आज तक उन पॉलिटिकल पार्टीज के बयानिए या इस तरह की चीजें मुख्तलिफ होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा फर्म रही, हमेशा मिच्योर रही, हमेशा उन्होंने हर चीज को, तकलीफों को भी उन्होंने जो है बर्दाश्त किया, उन्होंने फांसी के फंदों को भी चूमा, उन्होंने जो है दहशत गर्दियों का भी मुकाबला किया पीपुल्स पार्टी ने, और किसी ने नहीं किया। तो ये मैं नौजवान नस्ल जो आज की नस्ल है, जिसको शायद आज पाकिस्तान का 58 साल का माजी नहीं पता, उन सब के लिए मैसेज है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पूरे पूरा खानदान, कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनको शहीद किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने जो जिस तरह जदोजहद की, जिस तरीके से उनको लाठियां लगी, जिस तरीके से उन्होंने खुद अपनी मौजूदगी में अपने 2 बेटों की शहादत देखी, मीर मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया, शहीद शाहनवाज भुट्टो को शहीद किया गया, जिस तरह ये पूरे खानदान को जिस तरीके से मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल जेल में भुगतना पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की है, इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और ये कुर्बानी ता कयामत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जारी रहेगी। हम आज भी अपने मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए खड़े, आज भी अपने मुल्क में हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हम मुल्क के इदारों के साथ खड़े, हम मुल्क के हर उस किसान के साथ खड़े, हर उस मजदूर के साथ खड़े, हर उस मजलूम के साथ खड़े जिनके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वजूद में आई है, और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने इस नजरिए पे कायम रहेगी। अच्छा, थैंक यू। शर्जील साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो यकीनन पीपुल्स पार्टी की जो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं वो उसकी आपने काफी तफसील बताई, लेकिन सिंध के हवाले से भारतीय वजीर ने जो वजीर दिफा ने बयान दिया है, आप उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? इतनी बड़ी दरब उसने लगाई है। दूसरा, उस्मा बुखारी साहिबा का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, तो इस पर क्या रद्द देंगे? अच्छा जी, पहले आपने बात की भारतीय वजीर दिफा। देखिए जी, जिस तरीके से आपको याद होगा कि भारत ने इससे पहले एक हरकत की थी और उनका अभिनंदन एक जहाज लेकर आने की कोशिश को, जिस तरीके से उसको पाकिस्तान ने एक इबरतनाक उसको मिसाल दी कि भारत का जहाज गिराया गया, और फिर इज्जत के साथ, एक बड़े मैच्योरिटी के साथ और बड़ा फराख दिली के साथ उसको इज्जत के साथ चाय पिला के वापस भेजा, जो भारतीयों के मुंह पे एक तमाचा था। इसे कहते हैं इखलाक की मार जो हमने उनको दी। फिर जब उन्होंने फिर दरअंदाजी की पहलगाम के बाद और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान ने कहा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम उसकी हर इन्वेस्टिगेशन जो भी आप लोगों ने करनी है हम तैयार है, लेकिन फिर भी भारत को एक तकलीफ थी, भारत को एक जंगी जुनून था, एक तकब्बुर था। मैं थोड़ा वाज़ेह करूं, शायद ये बातें पहले ना हो, कि भारत की आप साइज देख लें, भारत की पॉपुलेशन देख लें, पाकिस्तान की साइज देख लें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख लें, भारत के रिसोर्सेज देख लें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज देख लें। रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, और वो अपने आप को कहलवाता है कि वो सुपर पावर है। पाकिस्तान उससे रकबे के हिसाब से, साइज के हिसाब से छोटा मुल्क है, और पाकिस्तान जो है उसके एक अपने चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान ने बहुत अरसे से जो है हम वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ रहे हैं, जो कि भारत है और कोई मुल्क नहीं लड़ रहा। हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे जो कुर्बानियां हैं हमारे अफवाजों की, हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की, हमारी अवाम की, हमारे वकला की, हमारी पूरी सिविल सोसाइटी जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट और दहशतगर्दी के ये वाकयात देखे, तो देखें पाकिस्तान कितने सालों से जो है अफगान वॉर के बाद से पाकिस्तान कितने सालों से जो है इन चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है।
वो चैलेंजेस में आपने देखा कि मार्केटों में, बाजारों में हमेशा इस तरह के ब्लास्ट होते, तो उन सारी चीज, और भारत को वो चैलेंजेस नहीं थे। इसके बावजूद जो मैंने डायनामिक्स दिए, जब भारत ने ये हरकत की तो जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने और हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, तो इस वक्त भारत और उसकी पूरी हुकूमत वो शर्मसार है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो कहीं पे दुनिया भर में उनको जग हंसाई हो रही है। जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो लोग तो कहते हैं भाई तुम इतने बड़े सुपर पावर, तुमको तुम्हारा हशर किया गया पाकिस्तान ने, जिससे तुम्हारे राइफल जहाजों को जिस तरीके से गिराया गया, और मतलब इसके बाद और फिर इंटरनेशनली भी आप देखें कि भारत जो है वो आइसोलेशन में जा रहा है, तो जाहिर है वो इसकी इस तरह की ख्वाहिश या शोशे छोड़ते रहेंगे। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, सिंध ता कयामत तक पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहेगा। ये भारतीय वजीर दिफा और उनकी ख्वाब ख्याली भी होगी, उनके ये एक उनके ख्वाब हो सकते हैं, ये ख्वाब कभी उनकी ताबीर नहीं होगी। पाकिस्तान बनाने वाला सूबा सिंध है। सिंध में करारदाद सिंध असेंबली ने पास की, जिसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। सिंध ता कयामत जो है वो अपने मुल्क प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहेगा। भारतीय शोशे, भारतीय ख्वाहिशें जो हैं, मैं समझ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहां आपने उस्मा बुखारी साहबा की बात की, मैं तो उसमें से कमेंट नहीं करना चाहता। उन्होंने क्या कहा, सॉरी बताएं। बिलावल भुट्टो जरदारी कभी वजीर आज़म नहीं बन। अच्छा, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा, आप ही जिस तरीके से, मैं ज्यादा नहीं तफसीलात में जानना चाहता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जब भी आएंगे, बिलावल साहब जब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे, अवाम के मैंडेट पे आएंगे, आप लोगों की तरह नहीं आएंगे इक़्तिदार पे। सूबे के हवाले से आपने कहा कि भारत की बात हो लगे, लेकिन एक मीडिया ग्रुप का मालिक आके यहाँ पे लाहौर से कराची यूनिवर्सिटी और दीगर उसमें बातें करता है, डिवीजन होनी चाहिए। अगर ये कराची लग रहा था दुबई से आगे निकल जाएगा, लेकिन सियासी जमातों के बाद अब ये मीडिया मालिकान भी इस तरफ आ गए, किसका ये शोशा हो सकता है? और फिर भारत को तो छोड़े, अपने लोकल जो है वो भी अब बातें करने लगे। सियासी जमातें जो कराची की थी, अब उसका जो हाल हो गया, मेरा क्या कहेंगे इस पे? तो रिपीट करिए इसको। मैं कह रहा हूँ कि एक मीडिया मालिक जो है चेयरमैन है जी जी महमूद, वो इधर आके उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया है, शोशा जो है एक चैनल का मालिक फितने का सबब बन रहा है, मुल्क में तफरीक। अच्छा, देखिए मेरी बात है, आईने पाकिस्तान में हर चीज का इलाज मौजूद है। अगर किसी को भी सूबा बनाने का शौक है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है। उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कोई इसने करना है तो कर ले। अगर आप समझते हैं उस प्रोसीजर के तहत कोई चीज़ आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि जो उस प्रोसीजर मौजूद है ना, उस प्रोसीजर में किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होना चाहिए कि सिंध को तकसीम करें। अच्छा, शरीफ साहब ये बता दें कि गवर्नर साहब की तब्दीली की भी जो बात सुनाई दे रही है, आप ये अभी इस्लामाबाद में थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ शेरवानियाँ सिलवाने के लिए आर्डर दे दिया है, वो ले जाके शेरवानियाँ, या कुछ नहीं होगा? मुझे नहीं पता जी कि किसकी शेरवानी बन रही है, किसकी शेरवानी नहीं बन रही, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है, जब वो ले वो उनकी मर्जी है। सर भी फरमाएगा कि कल हमने देखा है कि इमरान खान की दो बहनें भारतीय चैनल्स के ऊपर नमूदार हुई और वहां पर उन्होंने बैठकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर इंटरव्यूज दिए। ये वही मीडिया है जो कि मई के महीने में ये बता रहा था कि कराची पोर्ट पर भारत ने कब्जा कर लिया है और लाहौर की पोर्ट भी उन्होंने फतह कर ली है। तो ये पाकिस्तानी सियासतदानों का या उनके खानदान के लोगों का भारतीय चैनल्स पर जाकर बयानबाजी करना कितना शर्मनाक है हमारे लिए, कितना तकलीफ दे। और दूसरा, उन्होंने सिंदूर 2 ऑपरेशन लॉन्च करने की भी रिक्वेस्ट की है भारत पाकिस्तान के खिलाफ, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। देखिए जी, जहां तक आपने बात की, मैं कहता हूँ शर्मनाक बात है ये, और मैं अभी वही मिसालें दे रहा था। क्या हुआ इमरान खान के साथ? 2.5-3 साल जेल में रह गया है, ठीक है, और जिस तरह रिपोर्टें आ रही है भाई ठीक है, अच्छा खाना भी मिल रहा है, अच्छी तेरी सेहत भी अच्छी है, उनकी जो फैमिली भी मिल के आ रही, कह रही है बिल्कुल सेहतियाब है, बिल्कुल ठीक है, तो मीन्स तो कोई टॉर्चर तशद्दुद तो नहीं हो रहा ना। अगर आप इतनी से 2-2.5 साल के जेल में, आप जो है, आप तो पहले दिन से मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी, आप मुख्तलिफ दुश्मन मुमालिक के मीडिया को भी आप अपने लिए उनसे हेल्प भी मांग रहे हो। तो अगर आपकी सोच ये है
तो फिर मैंने आपको कहा कि आपका कंपैरिजन नहीं है, और उसकी जगह मैंने आपको पीपुल्स पार्टी की हिस्ट्री बता दी। जो पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ, मैं आप तमाम सहाफियों से पूछता हूं, पाकिस्तान में कोई एक ऐसी जमात है? हमने अपने हीरोज को खो दिया, हमने पाकिस्तान के एसेट्स को खो दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एसेट थे, एसेट। हमें आज भी जो लीडरशिप क्राइसिस की बात करते हैं, क्योंकि शहीद कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जैसा ज़हीन, काबिल, उस विजन वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं है जिसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में पूरी मुसलमान कौम को इकट्ठा किया। उस वक्त वो मुसलमान ममालिक की एक कॉमन करेंसी बनाना चाहते थे, जो कि आपको सिर्फ चंद लोगों की उसमें अशात में मिलेगी। वो पाकिस्तानियों के लिए, पूरी इस्लामिक ममालिक के लिए कॉमन करेंसी बनाना चाह रहे थे। जिस तरीके से आप देखें दुनिया भर में काफी ममालिक ज्वाइंट करेंसी बना रहे थे, वो किसको खटकती थी? तो उन्होंने इंटरनेशनल ताकतों को चैलेंज करके अपने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। लेकिन जितने भी जुल्म हुए, कभी भी उन्होंने इस तरह की चीजें पीपुल्स पार्टी के सामने नहीं सुनी होंगी। यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी नाखून भी नहीं टूटा और आपने जो है वो चिल्लाना शुरू किया और अपने मुल्क पे जो है आपने शुरू कर दी साजिश। तो ये चीजें टोटली मैं समझता हूं कि ये गलत है। मैं मशवरा दूंगा पीटीआई के लोगों को कि आपको जो भी अपनी लड़ाइयां हैं वो अदालतों के जरिए लड़े, घर के अंदर की बातें घर के अंदर रखें, अपने इदारों को मुतनाज़ा ना बनाएं, अपने मुल्क को मुतनाज़ा ना बनाएं, इंटरनेशनल कोर्टों से इस तरह की हेल्प ना लें, क्योंकि माजी में आप ले चुके हो, तो ये चीजें आप पे सूट नहीं करती। सर ये बताइएगा कि आईएमएफ की रिसेंट में रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि कुछ प्रोजेक्ट जो बनते हैं उनको जानबूझ के ताकीद की जाती है, मंसूबे की लागत बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेसी और खुद सियासी, उन्होंने किसी सियासी जमात या किसी सियासी पद को नॉमिनेट किया, उन्होंने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में कहा कि चीजें जानबूझ के की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई फ्लॉज सिस्टम में जरूर होंगे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत हमेशा होती है। तो जो नए सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कराची सूबा बनेगा ना तो दुबई से आगे निकलेगा, सिंगापुर से। तो मतलब ऐसा क्या ये सोच रहे हैं, क्या इनके दिमाग में? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि तासिस के करीबी ये बोला, ये मैं आपको बताऊं कि वाकई कराची जो है ना वो दुबई से आगे था, ये किसी को पता नहीं है। कराची दुबई से आगे था, और मैं ये चीजें आपको सिर्फ जुमले के तौर पे नहीं बता रहा हूं, ये इसके मैं आपको हकायत पेश कर सकता हूं। पाकिस्तान बनने से पहले भी कराची में ट्राम चलती थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी कराची में ट्राम चलती थी, यहां सड़कें धोई जाती थी, यहां पे कोई मसाइल नहीं थे, यहां के पोर्ट, यहां की इमारतें, और आपके गल्फ से, यूएई से, बाकी ममालिक से लोग पढ़ाई करने कराची आते थे। हम जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, मेहरान यूनिवर्सिटी और सिंध यूनिवर्सिटीज में, तो उस वक्त स्टूडेंट इंटरनेशनल हॉस्टल आज भी मौजूद है वहां पे, उनके नाम है इंटरनेशनल हॉस्टल्स, जो आज खाली पड़ी हुई है। वो इंटरनेशनल हॉस्टल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते थे, हमारे फलस्तीनी भाई पढ़ते थे, हमारे यूएई की, हम उन फैमिलीज को जानते हैं जिनकी एजुकेशन पाकिस्तान से थी। तो इसको तबाह क्यों हुआ, तबाह कैसे हुआ? जब आपके पास यहां पे हमने जब देखा कि जी किस तरीके से कराची को एक प्लान के जरिए अल्ताफ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया, और फिर अल्ताफ हुसैन नामी शख्स ने जो कराची को दिया, जिस तरीके से उसने यहां पे हथियारें दी, जिन दीवारों पे कराची में एक खूबसूरत काश्तकारी होती थी, वहां पे हुकूक और मौत और वो क्लैशन की तस्वीरें ये कराची में बनी। फिर आपने देखा हीरोइन कल्चर आया, फिर आपने देखा भत्ते का कल्चर आया, फिर आपने देखा बोरी बंद लाशें दी गई, फिर आपने देखा कि ऐसे बगदादी नुमाइंदे मुंतखब किए गए, मैं भी बगदाद का वजीर रहा हूं, कि फुटपाथों पर जो है ना वो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज को जगह दी गई, फुटपाथों पर रोडों की जो क्या कहते हैं चाइना कटेंगे और फलाना कटेंगे। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कराची वाकई जो आज कह रहे हैं कराची दुबई से बन जाएगा या बन जाएगा सिंगापुर बन जाएगा, कराची दुबई से बेहतर था मेरे भाई। और इसकी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो किसी पुराने आदमी को, मतलब जिसकी उम्र अभी 70-75 साल हो, उसको बोल देंगे जी वो उस दौर के सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगा भाई आपके पास, कि कराची दुबई, कराची को तबाह इन चीजों ने किया है जिसकी वजह से कराची का ये अशर। लेकिन अब भी कराची बेहतर हो रहा है। मैं कराची के दोस्तों को बताऊं कि हमें मायूस
ठीक है, लोग उनको तकलीफ, कुछ चीज़ों में तकलीफ होगी, मायूसी नहीं है। मार्च तक आपको कराची में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नजर आएंगे। बाकी जिन प्रोजेक्ट्स में रुकने वो बेहतर होंगे। कराची इंशाल्लाह ताला अगले चंद टाइम में बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। कराची का कचरा जो है वो काफी हद तक उठाया जा रहा है। कराची के पानी के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। कराची की सड़कों पे चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब सब दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी मेहनत कर रही है। इशारा भुट्टो बनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट बनी है। जो जाके देखता है वो बोलता है जी कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट रोड बनी है, ये M9 से मिल रही है। इस तरीके से और जो प्रोजेक्ट है वो सारे काफी प्रोजेक्ट हमारे मार्च तक कंप्लीशन के करीब है। तो जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी नजर आएगी। आप लोग बहुत चुके डबल डेकर जी इंशाल्लाह ताला पहुंचने वाली चंद दिनों में सब समंदर के जरिए वो जरा पोर्ट के उस पे शिप के जरिए आती है। तो वो जैसे ही लास्ट क्वेश्चन कर दें। ये बताइएगा कि 7 दिसंबर सिल्क का कल्चर डे है और सिल्क गवर्नमेंट ने 144 नाफिज किया हुआ है। रोडों पे निकलने 5 लोगों से ज्यादा, जैसा कि कल पीटीआई के लोग भी वहाँ पे गिरफ्तार हुए प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए। तो समझते हैं कि ये जो 7 दिसंबर को जो कल्चर डे है उससे पहले सिल्क गवर्नमेंट 144 खत्म करेगी। सिल्क के लोगों को यह दिया जाएगा कि वो इकट्ठे होकर निकले। नहीं, मैं बात करूंगा कि इसमें क्या इशू है, लेकिन मेरे ख्याल से कि इस पे इतनी पाबंदी नहीं होगी। लेकिन भी इसको हम देख लेंगे। मेरे ख्याल से कल्चर डे को मनाने में कोई पाबंदी नहीं होगी, उस पर कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहा कि कल पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस है। कल 100 से ज़ायद जगहों पर जलसे होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।